Hello students, welcome in your Hindi class. So students, I'm your Hindi teacher Mrs. Ambika Mahajan और आज हमारा जो हिंदी का टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना, जैसे चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सोना इत्यादि। कुछ उदाहरण हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? खेल रहे हैं। लड़कियां नृत्य कर रही हैं, क्रिया हो रही है नृत्य कर रही हैं। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, क्रिया हो रही है पढ़ रहे हैं। बच्चा रो रहा है, क्रिया हो रही है रो रहा है। हवा बह रही है और क्रिया हो रही है बह रही है। अब क्रिया जो शब्द है, वो जो शब्द उसके पीछे जब ना लगता है तो वो क्रिया बन जाती है। अब ना किसके पीछे लगता है? जिन शब्द अर्थात धातु। धातु मतलब क्रिया को बनाने वाला, क्रिया का बेस। धातु शब्द क्रिया का बेस है, उसको बनाने वाला शब्द है। जिस प्रकार की क्रिया के विभिन्न रूपों में जो पद समान रूप में पाए जाते हैं तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ लिखना, पढ़ना, खेलना। अब अगर हम ना हटा दें, पढ़, लिख, खेल, तो ये जितने भी शब्द हैं ये इनका बेस है, क्रिया का बेस है, इसे हम धातु कहते हैं। अब आगे है हमारा सहायक क्रिया। जैसे कि नाम से पता है, सहायक मतलब सहायता करने वाली, क्रिया को पूर्ण रूप देने वाली। विभिन्न क्रिया रूपों में से मूल धातु को अलग कर देने पर जो बच जाता है वो आपकी सहायक क्रिया होती है। उदाहरण सहित देखिए, सीता नाच रही है, बच्चे ने खाना खा लिया। अब जो नाच है और खा है ये आपका धातु है। अब इस धातु को बाद में जो बचा, धातु अगर हम निकाल देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, पर बचा वो आपकी सहायक क्रिया होगी। जैसे सीता नाच रही है, नाच को हटा दिया, रही है, ये आपकी होगी सहायक क्रिया। खाना खा लिया, खा को हटा दें तो लिया है, लिया है जो आपका बन गया, ये आपकी सहायक क्रिया अर्थात उसकी सहायता करने वाली। मुख्य क्रिया में सहायक होने के लिए ही इन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है। आगे है क्रिया के भेद। क्रिया के जो भेद है वो दो प्रकार के हैं। उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। क्रिया का वर्गीकरण दोबारा से सुनिए, दो प्रकार से किया गया है, एक कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर फिर इसके दो भेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से पता है, जिसमें कर्म होता है, जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे माँ खाना बना रही है, माँ ने बच्चों को खाना दिया। अब इसमें एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगी। माँ खाना बना रही है, अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि माँ क्या बना रही है, माँ ने बच्चों को क्या दिया, अगर इसका आंसर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब ये आपकी सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है। जैसे माँ खाना बना रही है, माँ ने बच्चों को खाना दिया। और इसमें भी सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जैसे एक कर्म का मैं उदाहरण देती हूँ, बच्चे ने पत्र लिखा। अब बच्चे ने क्या लिखा, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, पत्र लिखा, इसका मतलब इसमें कर्म है, इसमें लेकिन एक ही क्रिया हो रही है पत्र लिखने की। दैट्स मीन इसका मतलब हुआ कि ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। जैसे सपोज माँ ने बच्चों को मिठाई दी। अब माँ ने मिठाई दी, क्या दिया,
मिठाई दी। किसको दी? बच्चों को दी। दोनों क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चनों के आपके पास आंसर है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो क्रिया हो रही है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। इसका एक उदाहरण और देखिए। पुजारी ने भक्तों को प्रसाद बांटा। अब पुजारी ने क्या बांटा? प्रसाद। किसको बांटा? भक्तों को। तो दो क्रिया हो रही है। पुजारी ने भक्तों को प्रसाद बांटा, इसलिए द्विकर्मक क्रिया के नाम से इसे जाना जाएगा। आगे जो हमारा पाठ है वो है अकर्मक क्रिया। पहले हमने सकर्मक क्रिया पढ़ी थी, अब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, इसमें सिर्फ क्रिया होती है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता। जैसे बच्चा सो रहा है, लेकिन बच्चा कहाँ सो रहा है हमें नहीं पता। बच्चा कब तक सो रहा है हमें वो भी नहीं पता। बच्चा कैसे सो रहा है हमें नहीं पता। जस्ट एक है बच्चा सो रहा है, अर्थात एक क्रिया हो रही है लेकिन उसमें कर्म नहीं है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे है जो हमारे वेद थे, हमने वर्गीकरण किया था कर्म के आधार पर। तो आपने बोला था कर्म के आधार पर इसके दो वेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया, फिर है अकर्मक क्रिया। अब है संरचना के आधार पर इसके चार वेद हैं। तो हम पढ़ेंगे अब संरचना के आधार पर इसके चार वेद कौन से हैं। पहला है सरल क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। कहने का अर्थात भावार्थ ये है कि संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं। सरल क्रिया, सरल क्रिया जिसमें सिर्फ क्रिया होती है। वह आया, उसने अखबार पढ़ा, बच्चों ने फिल्म देखी, रुचि सो गई, बस जिसमें नॉर्मल सी क्रिया हो रही है, उसको हम सरल क्रिया कहते हैं। दूसरा है हमारे पास संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड का मतलब ये होता है कि पहली क्रिया का मुख्य अर्थ बताती है, लेकिन दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में विशेष अपनी जगह रखती है। मान लीजिए गाड़ी चल दी। अब गाड़ी चली, लेकिन आगे उसने उसकी सहायता की दी नहीं। गाड़ी चल दी, गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी चली गई, गाड़ी चल निकली। अब इसमें जो चल दी, चल पड़ी, चल गई, चल निकली, ये अलग अलग भावों को प्रकट कर रही है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। अर्थात इसमें दो क्रियाओं का मेल है जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तीसरा है हमारा जो है वो है नामिक क्रिया। नामिक क्रिया मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जब भी किसी प्रत्यय के साथ संयोग होने पर जो क्रिया बनती है उसको नामिक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तड़प, गरम, शर्म, अपना। तड़प मतलब संज्ञा, तो इसके साथ क्रिया बन गई तड़पाना। गरम विशेषण, क्रिया बन गई गरमाना। शर्म संज्ञा है, क्रिया बन गई शर्माना। अपना सर्वनाम है तो क्रिया बन गई अपनाना। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगने पर जो क्रिया बनती है वो नामिक क्रियाओं के रूप में जानी जाती है। और हमारा अब जो लास्ट वाला है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया ये होती है कि जिस क्रिया में कर्ता कार्य स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है, दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए। अब माँ ने कार्य क्रिया खुद नहीं की, कपड़े खुद नहीं धुए, लेकिन नौकर से धुलवाए, ये काम उसने दूसरों से करवाया, इसलिए इसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हुए अपने अभ्यास कार्य को समय अनुसार पूरा करें और कार्य को विधिपूर्ण करने का प्रयास करें। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।